साई राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साई श्रद्धा क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अमलेश सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग SYGC कॉमर्स इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र बोर्ड का 8वां चैप्टर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले इन डिटेल में पूरे लेक्चर में। देखो, मैं पहले भी बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है चैप्टर तो आप 2 से 3 बार में देखिए इस वीडियो को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर कट क्या है कैसा है, और समझने में भी आसानी होगी। ये कुछ कॉइन जैसा बनाया हुआ टर्म, मतलब इसमें हम लोग बजट की चीज़ें सीखने वाले हैं। इनकम कैसे बढ़ रहा है तो इसके हिसाब से बजट की चीज़ें, बजट से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है उसके बारे में इन डिटेल में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट से। मैंने SYGC कॉमर्स के OCM का तो पूरा ख़त्म ही कर दिया भाई, चेक कर लो, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। और इकोनॉमिक्स तो चल ही रहा है सीरीज़ में, बाकी के सारे चैप्टर्स भी मैंने कवर कर दिया, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। चैनल पर पहली बार आया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर मार देना, आपका सपोर्ट मिलता है, हमको मोटिवेशन मिलता है, हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे और कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। इंट्रोडक्शन। पब्लिक फाइनेंस एक हिसाब से देखा जाए कि ये ओल्ड ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स में, जो हाईलाइट करता है रोल और फंक्शंस, किसका, गवर्नमेंट क्या कर रहा है इकोनॉमी के तौर पे। तो गवर्नमेंट एक फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है पीपल की मदद से, स्पेसिफिक रीजन के लिए परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, जो कि अलग अलग काम करता है, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, बाहर का कोई भी अटैक नहीं होगा, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई मेरी प्रॉपर्टी को लेना देना नहीं किसी से, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चलो भाई रोजगार भी बनाएंगे, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, इसको मेंटेन करके रखना। इन सब चीज़ों को करने के लिए खर्चा होता है भाई, पैसा लगता है। प्रोविजन ऑफ सोशल नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा, तो इन सब चीज़ों को पैसा लगता है ना इसमें, पब्लिक फाइनेंस, तो वो खर्चा होता है। ये एक इकोनॉमिक्स का ओल्ड ब्रांच है। अब ये फंक्शंस, अब गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड, अभी ये गवर्नमेंट का जो फंक्शन है कैसे क्लासिफाई हुआ है। पहला बोलता है ऑब्लिगेटरी फंक्शन, ऑब्लिगेशन मतलब भाई करना ही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, ये बचाना ही पड़ेगा भाई, गवर्नमेंट का काम है कि हमको प्रोटेक्शन करे वो एक्सटर्नल अटैक से। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, ये भी बट ऑब्वियस है गवर्नमेंट के हाथ में और हमारे भी हाथ में। ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है कि उनको करना ही करना है, उनका ये काम है हर जगह पे शांति बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर, कानून का, कायदे का पालन होता रहे। ऑप्टिकल फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर बोलते हैं कि प्रोविजनल एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य, प्रोविजनल सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक लाइक पेंशन और अदर वेलफेयर मेजर्स भी मिलता रहे, ये भी ऑप्शनल फंक्शन है गवर्नमेंट का, वो देना चाहिए, और जो कि गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए वो देना चाहिए, और वो चलता भी है और मिलता भी है। तो मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग देख लेते हैं। परफॉर्म फंक्शंस एडिक्वेटली, पूरी तरीके से, एफिशिएंटली, पूरी क्षमता से, एनी गवर्नमेंट नीड्स फंड्स विच कैन बी रिसीव फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से पैसा इकट्ठा करते हैं। पब्लिक फाइनेंस जो है एक कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड का, एक पब्लिक और फाइनेंस। पब्लिक मतलब भाई जनता, पब्लिक इज अ कलेक्टिव इंडिविजुअल लिविंग विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। अब पब्लिक के द्वारा ही चुनाव लड़कर उन इंडिविजुअल को हम सेट करते कि भैया तुम नेता हो, तुम इस पद पर हो, तुम इस पद पर हो, तुमका हमारा ये काम है। अब वो फाइनेंस से डील करते, हमारे लिए सुविधाएं लाते। इन इकोनॉमिक्स इसको देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है, जो रिप्रेजेंट करती है पब्लिक फाइनेंस, मतलब गवर्नमेंट को ही सिंपली मीन्स इनकम, कमाई और खर्चा। जैसे कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब हो गया स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना कमाई हो रही है और कितना खर्चा हो रहा है, वही हो गया पब्लिक फाइनेंस भाई, कमाई और खर्चा का लेखा जोखा। अब गवर्नमेंट जो है वो एक सेंट्रल होती है, स्टेट होती है, लोकल लेवल पर भी होती है। अब जैसे BMC हो गई, MP, MLA, नगर सेवक वगैरह, वो सब लोकल लेवल पे हो गए। स्टेट लेवल पे तो चीफ मिनिस्टर वगैरह हो गया। अब सेंट्रल लेवल पे आप जानते ही हैं। डन पब्लिक फाइनेंस ब्रांच इन इकोनॉमिक्स, तो अब सबका अपना अपना फाइनेंस है, तो पब्लिक फाइनेंस ब्रांच इन इकोनॉमिक्स, और यही सब आते हैं पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत। डेफिनेशन देखते हैं भैया, क्या डेफिनेशन दिया, ह्यूज डाल्टन ने डेफिनेशन दिया है कि पब्लिक फाइनेंस जो है एक
एक ऐसा सब्जेक्ट है विच आर बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, जो कि एक इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स के बीच में एक बॉर्डर लाइन है। मतलब एक उस तरफ चला गया तो पॉलिटिक्स और इस तरफ आया तो इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको बोला है पब्लिक फाइनेंस। और ये कंसर्न, इसका संबंध होता है सीधा सीधा इनकम और एक्सपेंडिचर पे, कमाई और खर्चे पर। पब्लिक अथॉरिटीज जो सरकारी लोग हैं जो एडजस्टमेंट करते हैं वन अनदर, सिंस पब्लिक अथॉरिटीज जो है विद द एडजस्टमेंट वन ऑफ विद द अदर, किसके साथ एडजस्टमेंट करते हैं, एक के साथ दूसरे के साथ क्या एडजस्टमेंट, मतलब वो जो भी सुविधा मुहैया कराते हैं हमको। और एक पब्लिक के लिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच का एक बॉर्डर लाइन हो गया ये ह्यूज डाल्टन के हिसाब से। सीधा सीधा हिसाब है भैया पब्लिक फाइनेंस का मतलब। अब यहाँ पर फिंडले शिरस ने भी बोला कि भैया कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो स्टडी है किस चीज़ का, प्रिंसिपल ऑफ अंडरलाइंग स्पेंडिंग एंड रेजिंग, कितना खर्चा कर रहा है कितना कमा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिफरेंस क्या है पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में? पहला डिफरेंस बोलता है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिल जाता है सोसाइटी का, और यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए काम होता है। डिटर्मिनेशन एक्सपेंडिचर क्या होता है कि गवर्नमेंट इसमें जो भी खर्चा है डिफरेंट तरीके से, यहाँ पर इंडिविजुअल आदमी, भाई तुम्हारा प्राइवेट है तो तुम खुद खर्चा डिटरमाइन करो कि कितना बड़ा खर्चा करना है। क्रेडिट स्टेटस, अब गवर्नमेंट खुद है तो उसका हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट मार्केट में रहता है, जितना चाहे उतना लोन ले सकती है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट इंडिविजुअल का एक लिमिटेड होता है, उसको एक अथॉरिटी की भाई इतना था कि आपको उधार मिल सकता है। राइट टू प्रिंट करेंसी, गवर्नमेंट ही सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, जिसमें कि आरबीआई जो सबके सारे बैंक का पप्पा है वही नोट छापता है। प्राइवेट इंडिविजुअल वो इंजॉय नहीं करता सच राइट, उसको नोट छापने का अधिकार नहीं। फाइनेंस में इलास्टिसिटी, पब्लिक फाइनेंस मोर इलास्टिक है, जितना चाहे उतना नोट छापो, पब्लिक फाइनेंस बनाओ। और यहाँ पर देर इज नॉट मच स्कोप फॉर चेंजेस इन प्राइवेट फाइनेंस, यहाँ पर कुछ चेंजेस का चांसेस नहीं रहता है। इकोनॉमी में ये ट्रिमेंडस इम्पैक्ट डालते हैं और ये मार्जिनल इफेक्ट डालते हैं, खत्म। इतनी सी इसकी डिफरेंशिएशन है। अब स्ट्रक्चर कैसा है पब्लिक फाइनेंस का, एट अ ग्लांस देख लेते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक का खर्चा, पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है? टैक्स से, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू दो तरीके का, एक टैक्स, पहला टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, सीधा सीधा भर दो गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स घुमा फिरा के भरो, घुमा फिरा कोई जीएसटी है, ये नाम लगा पड़ा है, हर एक चीज में जीएसटी लगा पड़ा है। प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। अब कोई भी चीज आप लेते हो तो एमआरपी में टैक्स के साथ इंक्लूडेड सारा प्राइस होता है, तो वो आप एक प्रोपोर्शनेट देते रहते हो। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है, खर्चे की बात भी हो रही है यहाँ पर, तो खर्चा जो बोल रहा है सीधा रिलेशन बता रहे कि रेवेन्यू है खर्चा। कैपिटल का खर्चा, कितना इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट ने, पुल बनाया, ये बनाया, ताम जो भी सेटिंग किया गवर्नमेंट ने पब्लिक की यूटिलिटीज़ के लिए, कि पब्लिक की सुविधा के लिए, वो सारी चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जो भी डेवलपमेंट के लिए किया, नॉन डेवलपमेंट ही खर्च कर दिया, जिससे डेवलपमेंट तो नहीं हुआ लेकिन खर्च करना ज़रूरी था ऐसा समझ के कर दिया, तो ये सब क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसी में जब आगे हम बढ़ते हैं तो राइट साइड में हम देखते हैं कि यहाँ पे पब्लिक का डेट और फिस्कल पॉलिसी, मतलब टैक्सेशन पॉलिसी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक का डेट में इंटरनल डेट होता है और एक्सटर्नल डेट होता है, मतलब कर्जा बोलते भाई कितने कर्जे में है। इंटरनल तरीके से उन्हें कितना कर्जा ले लिया, किसी केंद्र सरकार ने किसी दूसरे केंद्र सरकार से ले लिया हो, या केंद्र सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ कर्जा ले लिया हो, तो इंटरनल जो पब्लिक डेट हो गया वो। फिस्कल पॉलिसी का सीधा सीधा रिलेशन अभी ये टैक्सेशन पॉलिसी से, कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेट, पब्लिक का खर्चा, जितना भी खर्चा वो लोग कर रहे हैं पब्लिक गवर्नमेंट में, और रेवेन्यू कितना हो रहा है उनका, और उनका डेट कितना है। अब यहाँ पर नॉन टैक्स जो है, नॉन टैक्स जो होता है जिसपे टैक्स नहीं लेती सरकार, वो टर्म्स ऐसे जैसे कि फीस हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू, लेकिन मतलब फीस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशल असेसमेंट, फाइन्स एंड पेनल्टीज। अब ये तो मतलब नॉन टैक्स है, टैक्स के अलावा ये अलग तरीके से जो पैसा आता है सरकार के पास। गिफ्ट एंड ग्रांट्स एंड डोनेशंस आ जाता है, स्पेशल लेवी आ जाता है, बोरोइंग्स आ जाती है, खत्म है ये सब चीज़ें। अब अगला यहाँ पर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बोलता है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो
पैसे का लेन देन एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ऐसा तालमेल बिठा के करना जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसको मैनेज करना, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट पॉलिसी फॉर ओवरऑल ग्रोथ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेबिट पॉलिसी फॉर ओवरऑल ग्रोथ, इस सारे टर्म्स को हम लोग इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसा इसको सिर्फ एक पब्लिक एक्सपेंडिचर को इन डिटेल में देख लेते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब बोल दिया कि भैया वो एक्सपेंडिचर जो कि पब्लिक अथॉरिटी जैसे कि सेंट्रल, स्टेट या लोकल बॉडीज करती है लोगों को पब्लिक प्रोटेक्शन देने के लिए और उनकी सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी कलेक्टिव नीड्स के लिए, और प्रोमोटिंग उनकी इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर, ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। 20वीं शताब्दी में मेजोरिटी जो गवर्नमेंट है उसने अडॉप्ट किया पॉलिसी लेजिस फेरे करके पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के हिसाब से क्या होता था, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट वेर रेस्ट्रिक्टेड, उन गवर्नमेंट कुछ हद तक ही कुछ काम कर सकती थी, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस कर सकती थी। लेकिन मॉडर्न गवर्नमेंट ने नॉट ओनली परफॉर्म ऑब्लिगेटरी फंक्शन सच एज डिफेंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि अभी डिफेंस आप समझ सकते हो, रक्षा में आ गए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पब्लिक के PWD डिपार्टमेंट के सारे काम, बट ऑल्सो परफॉर्म ऑप्शनल फंक्शन भी, कैसे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना कंट्रीज में, और स्टडी करना पब्लिक एक्सपेंडिचर, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी पब्लिक फाइनेंस, स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, मतलब पब्लिक का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो रहा है उसके बारे में अगर हम जान जाते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि पब्लिक फाइनेंस क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस में अब देखो हम लोग ने सारे अभी टेबल के माध्यम से इसको डिटेल में पढ़ते हैं। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा है कि गवर्नमेंट इज इनकर्ड कैरिंग डे टू डे फंक्शन, अब रोज का काम चलाने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में गवर्नमेंट का जो भी खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का अगर सर्विसेज को लेकर रेगुलरली, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सैलरी, गवर्नमेंट के हर एक एम्प्लॉय को सैलरी तो देना ही पड़ेगा, अलाउंस देना ही पड़ेगा, पेंशन देना ही पड़ेगा, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एटसेट्रा, तो सबका जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर दिया प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के विकास के लिए, जैसे कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना दिए, लोन ग्रांट करा दिया स्टेट गवर्नमेंट के का, गवर्नमेंट कंपनी खोल दिया उन्होंने रिपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स के लिए, और गवर्नमेंट का जो लोन है खुद चुका दे रहे, तो वो सब जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पे बोला है कि वो प्रोसीजरल नेचर, अभी जैसे वो सारे खर्चे जो एक हिसाब से इंटेंशनली एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए किया जाता है डेवलपमेंट, उसे बोलते हैं। जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य पर जो भी खर्चा हो गया, भैया हॉस्पिटल खुलवा दिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सस्ते में सभी को कम दाम में या फ्री में इलाज मिल सके, एजुकेशन स्कूल्स वगैरह खुलवा दिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो भी कर दिए। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा होता है, जैसे कि डज नॉट यील्ड एनी डायरेक्ट प्रोडक्टिव इम्पैक्ट, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं होता कंट्री पे, उसको बोलते हैं नॉन डेवलपमेंट। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वॉर का जो भी खर्चा है, अभी नए नए मिसाइलें लेकर आ गए, नए नए तोप लेकर आए, नए नए गन्स लेकर आ गए, तो वो सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अब गवर्नमेंट को चलाने का जितना भी हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वो अनप्रेडिक्टिव इन नेचर होते हैं, अनप्रोडक्टिव, ठीक है। वो मतलब एक हिसाब से वो तो यहाँ पर ड्यूटी है ही है वो गवर्नमेंट का। अभी ट्रेंड्स है कैसा कैसा था, अभी तो फिलहाल 18-19 के आंकड़े के हिसाब से ये है, इतना इन करोड़ में, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 17,29,682, 17,29,682 CR करोड़ में भाई, 18-19 के डेटा के हिसाब से। अब क्या ही बोलना, ये रीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर आखिर बढ़ क्यों रहा है, क्या है कि क्यों रीजन है, क्योंकि जो एक्टिविटीज है गवर्नमेंट की बढ़ गई है। मॉडर्न जो गवर्नमेंट है वो परफॉर्म करी बहुत सारे फंक्शन सोशल और इकोनॉमिक तौर पे, क्या क्या डिटेल में देखते हैं ना। डिटेल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए वो जैसे कि एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, पब्लिक हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, पब्लिक वर्क्स पे, पब्लिक रिक्रिएशन पर, सोशल वेलफेयर स्कीम्स चला रही है। वो ऑब्जर्व किया गया है कि जो नए नए जो फंक्शंस है, जैसे कंटिन्यूसली बीइंग अंडरटेकन एंड द ओल्ड फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म मोर एफिशिएंटली,
ऑन अ लार्ज स्केल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत ही बड़े पैमाने पर मोर एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है फंक्शंस, जिसकी वजह से क्या हो गया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। अब अलग अलग स्कीम्स ला रहे, प्रोजेक्ट्स ला रहे, तो ठीक है ना। रैपिड, अभी अचानक भयानक में भैया पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई है, अब जनसंख्या भी तो बढ़ गई है। अब हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया इज इंक्रीजिंग फास्ट। 2011 के बाद से 2011 में बोलते 121 करोड़ था, और गवर्नमेंट हैज इनकर ग्रेटर एक्सपेंडिचर टू फुलफिल। 121 करोड़ को खाना भी तो खिलाना है, 121 करोड़ को घर भी तो देना है। 121 करोड़, अभी क्या ही बोलना, 121.02 करोड़, कम नहीं होता, बहुत पब्लिक है, क्या ही बोलना। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, अब भाई शहरीकरण भी हो गया ना, स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन होने के कारण जो फिनोमिना होता वो इंक्रीज हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, वाटर सप्लाई भी बढ़ गई, रोड भी, एनर्जी, स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब तो बनाना पड़ा ना। डिफेंस का भी खर्चा बढ़ गया, सेना का। मॉडर्न टाइम्स में डिफेंस एक्सपेंडिचर जैसे इंक्रीजिंग इन इवन प्लेस टाइम टू टाइम अनस्टेबल हॉसाइल इंटरनेशनल रिलेशनशिप, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कभी भी कोई भी दगाबाजी कर सकता है। बाजू में चाइना, बाजू में पाकिस्तान, कोई कभी भी कहीं से गर्मा के मिसाइल दाग दिया तो भैया क्या करना, तो फिर इसके लिए अपने को भी तैयारी में रहना पड़ेगा ना। हाँ, बोले क्या खाक मजा है जीने में जब तक आग लगी ना हो दुश्मन के सीने में, तो वो सब हिसाब किताब है भाई। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड डेमोक्रेटिक है, बहुत सारा कंट्री। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर इलेक्शन होता है, लोग चुन के लाते, इलेक्शन एक्टिविटी में बहुत खर्चा होता है, और जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है सरकार का। डेमोक्रेसी है भाई, हमारे यहाँ पर भी चुनाव होते ना। इन्फ्लेशन मतलब लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल, द गवर्नमेंट हैज़ टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट एंड स्प्रेड इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट। Normally prices show rising trend. Due to this, the government has to incur increasing cost. अब जब इन्फ्लेशन आ गया, जब गवर्नमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल से ही खरीद रही है, has to buy goods from market to spread economic and social development. लेकिन नॉर्मली तो प्राइसेस है वो राइजिंग ट्रेंड पर होती है। ड्यू टू दिस गवर्नमेंट हैज़ टू इनकर इंक्रीजिंग कॉस्ट। अब गवर्नमेंट भी बढ़ा देगी तो ये इन्फ्लेशन आ जाता है, खुद ही क्रिएट कर देती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कभी सिचुएशन से भी होता है और क्रिएट भी हो जाता है। अभी वो बजट पूरा आप चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो काफ़ी कुछ बहुत ही बड़ा टर्म है ये। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी खर्चा कर देती ना, अभी इंक्रीज करने के लिए फैक्ट्री वगैरह का सेटअप अब करना ही है, बनाना ही है। कोई फैक्ट्री है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल ग्रोथ हो गया। हेंस गवर्नमेंट मेक ह्यूज एफर्ट इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम, वो लाती है, प्रोग्राम्स लाती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कि भैया चलो ठीक है, अब डेवलपमेंट में प्रोग्राम में स्कीम्स लाएगी, अलग अलग खर्चा हो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आना ही आना है। डिजास्टर मैनेजमेंट भैया, बाढ़ आ गई, भूकंप हो गया, कुछ भी मैन मेड कैलेमिटीज हुआ, जैसे फ्लड हो गया, साइक्लोन्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, नेचुरल या मैन मेड कोई भी कैलेमिटी हो गई तो वहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्चा हो जाता है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में, जिसके कारण टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। मॉडर्न जो गवर्नमेंट है वो बहुत काम कर रही है वेलफेयर से, देश के कल्याण के लिए बहुत काम कर रही है, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग, और जिसके कारण पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। पब्लिक रेवेन्यू की बात करें, पब्लिक रेवेन्यू मतलब एग्रीगेट टोटल जो कलेक्शन होता है, इनकम कितना कमाई होता है सरकार को, गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्सेज से। पब्लिक रेवेन्यू में जैसे कि परमानेंट पोजीशन आता है स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, दस नेसेसरी टू पब्लिक रेवेन्यू अराइजेस ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। बट ऑब्वियस है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो पब्लिक रेवेन्यू बढ़ता है। अभी पब्लिक रेवेन्यू कहाँ से आता है, देखो बहुत ही प्यारी टर्मिनोलॉजी है, हम लोग इसको बहुत इन डिटेल में समझ सकते हैं कि क्या है और क्यों, इसका टर्मिनोलॉजी क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे कि भैया कहाँ से पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास। यहां पर कहा जा रहा है कि भैया सबसे पहले पैसे आते हैं टैक्सेस के फॉर्म में, टैक्स, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स का मतलब हो गया कि द एसेंस डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर चार्जेस बाय द गवर्नमेंट
एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट, अभी टैक्स बहुत बड़ा, क्विड प्रो क्यू मतलब बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी, सीधा सीधा रिश्ता भैया। याद देखो सेलिंग मैन ने क्या बोला कि टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, देना ही देना है फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस ऑफ स्पेशल बेनिफिट कंसर्न। तुमको देना पड़ेगा, उससे तुमको कुछ फायदा तो नहीं है लेकिन दो, एनी हाउ कहीं से भी भरो लेकिन भरो। तुम टैक्स पेबल की कैटेगरी में आ जाए तो तुम्हारा टैक्स के पेबल के अंडर में आ रहे तो तुमको टैक्स भरना पड़ेगा एनी हाउ। ये मत पूछो कि क्यों, किस लिए। टैक्स कंपलसरी कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट को हर एक सिटीजन को भरना चाहिए, लीगली बाउंड टू पे अपॉन द मेजर सोर्सेस ऑफ द रेवेन्यू, जितना वो कमा रहा है उसके हिसाब से। अगर वो टैक्स नहीं देता है तो उसको पनिशमेंट कर दिया जाएगा भाई। इनकम टैक्स वाले छोड़ेंगे क्या? टैक्स इज पेड बाय द टैक्स पेयर इनेबल द गवर्नमेंट, ताकि वो खर्चा जो भी है इनकर द एक्सपेंसेस द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो खर्चा पे कर सकते हैं जिसकी मदद से सरकार वो पैसे को इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के समाज कल्याण में यूज कर सके। द पेमेंट ऑफ टैक्स जो है डज नॉट इंटाइटल हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। कुछ डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट बेनिफिट तो नहीं मिलता आप टैक्स भरते हो तो, लेकिन गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न फॉर द टैक्स डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन टैक्स इज इम्पोज इन इनकम प्रॉपर्टी, किस पर लगता है? इनकम पर लगता है, प्रॉपर्टी पर लगता है, कमोडिटीज पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है, टैक्स लगता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के नाम से ही याद आ रहा है कि भैया सीधे ले लेंगे, ठीक है। ये टैक्स पेयर मतलब इनकम और प्रॉपर्टी पर लगता है। बर्डन ऑफ टैक्स borne by the person to whom it is levied, as he cannot transfer the burden of tax. Others impact and the incidence of direct tax falls the same person, for example personal income tax, wealth tax etc. अभी वेल्थ टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, ये सब टैक्स लागू होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है, गुड्स और सर्विसेज टैक्स इज पेड द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। जब आप कोई चीज़ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हो फिर बेचते हो और परचेज हो रहा है वहाँ पर कमोडिटी का, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है। कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर प्रोड्यूसर टू द अदर पर्सन, हेंस इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर ऑन डिफरेंट हेड्स। फॉर एग्जाम्पल मतलब कैसा हो गया कि जो इम्पैक्ट है इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन डिफरेंट हेड्स, अलग अलग तरीके का टैक्स, मतलब टैक्स का एक अपना अलग ही स्लैब है कि कमोडिटी के ऊपर कैसा लगना है। अभी जीएसटी का देखो 18% का स्लैब है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को उसने हटा दिया, कस्टम ड्यूटी को भी हटा दिया, डायरेक्ट सीधा सीधा बोले भैया 18% दो और खेल खत्म, तुम भी खेलो हम भी खेलें। प्रोग्रेसिव ये थोड़ा टर्म से क्या तुमको पता है? देख लो, अगर कोई टैक्स एट द सेम एंड कांस्टेंट रेट पर लगता है इनकम पे, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। और प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, एवरी इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगा, वैसे वैसे भैया आपका टैक्स भी बढ़ेगा, तो वो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। इंडिया में हम लोग को हाई प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम, जैसे जैसे बढ़ाओगे तुम्हारी कमाई वैसे वैसे हम तुमसे टैक्स भी ज़्यादा लेंगे। रेग्रेसिव टैक्सेशन में कैसा होता है? लार्जर द इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर द स्मॉलर द प्रोपोर्शनल टैक्स लेवी टू हिम। जितना ज़्यादा उसके पास है उतना कम उसके ऊपर टैक्स लगेगा। वाह, सही है ना। नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज, पब्लिक रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी पैसा मिलता है जैसे कि पब्लिक इंटरप्राइजेस गिफ्ट के रूप में, ग्रांट के रूप में, छूट के रूप में मिल जाता है, उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। ये सब जो सोर्सेस होते हैं डिफरेंट दैन द टैक्सेस, ठीक है। ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेस। अभी क्या होता है एग्जैक्टली देखते हैं हम लोग। जैसे पैसे बोलते हैं फीस के रूप में पैसा आता है, ये टैक्स इज पेड कंपलसरी विदाउट रिटर्न सर्विस। रिटर्न कुछ नहीं मिलता, फीस पेड रिटर्न फॉर सर्टेन स्पेसिफिक सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल एजुकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब तो आप अभी कोई चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो बट अभी सबको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा। एजुकेशन लेने जा रहे तो एजुकेशन फीस देनी पड़ेगी। प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज,
मॉडर्न जो गवर्नमेंट है वो सेल करती है वेरियस टाइप ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, सिटीजन को बहुत सारी अलग अलग तरीके की सेवाएं और वस्तुएं बेची जा रही हैं, लेकिन जो प्राइस है मेड बाय द सिटीजन्स टू द गवर्नमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विस सोल्ड टू देम, फॉर एग्जांपल रेलवे फेयर्स, पोस्टल चार्जेस, ये सब पब्लिक में आ गया। स्पेशल असेसमेंट, अब जो पेमेंट सिटीजन करता है पर्टिकुलर लोकेलिटी में इन एक्सचेंज ऑफ स्पेशल फैसिलिटी को पाने के लिए, जैसे कि स्पेशल असेसमेंट के लिए, जैसे कि लोकल बॉडीज कैन लेवी अ स्पेशल टैक्स ऑन द रेसिडेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया वेयर एक्स्ट्रा स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ रोड, एनर्जी, वाटर सप्लाई एटसेट्रा आर प्रोवाइडेड। मतलब ये बीएमसी की बात होगी, सीधी सीधी बात है, बीएमसी वाले हैं भैया, आप गाड़ी वाड़ी अगर आप धंधा वंदा लगाओगे तो वो आपसे आके कुछ ना कुछ हफ्ता हफ्ता लेके जाएंगे, इस हिसाब का रहेगा, या फिर उनका कुछ ना कुछ सिस्टम रहेगा स्पेशल टैक्स लेने का तरीका, बस वही है स्पेशल असेसमेंट। ज़्यादा बड़ी चीज़ें स्पेशल असेसमेंट ये सब चीज़ें में आ जाता है। फाइन्स एंड पेनल्टी, चलो भैया बोलो जुबान केसरी तो भैया थूक दिए, पिचकारी मार दिया तो चलो भरो सीधे फाइन। इम्पोजेस फाइन्स एंड पेनल्टी, भैया आपने सिग्नल तोड़ दिया चलो भरो फाइन, हेलमेट बिना पहने निकल के चलो भरो फाइन। तो ये है वायलेट द लॉज ऑफ कंट्रीज, क्योंकि ये भाई ये पेनाल्टी तो भरना पड़ेगा ना, क्योंकि आप कंट्री तोड़ का लॉ तोड़ोगे तो सीधे खेल ही खत्म है। इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टी तो लगेगी, नॉट टू अर्न इनकम, उससे कमाई नहीं होती, बट टू डिस्करेज द सिटीजन फ्रॉम वायलेटिंग, ताकि सिटीजन डिस्करेज हो, बोले भाई पैसा जा रहा है यार, छोड़ यार काम नहीं करने का। लॉस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लॉ को ना तोड़े। फॉर एग्जाम्पल फाइन्स फॉर, इसके लिए फाइन्स मारे भाई, वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स आ गया ना। इनकम फ्रॉम सोर्स इज स्मॉल। गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, गवर्नमेंट क्या करता है कि वो भी अर्न करता है कुछ इनकम फ्रॉम फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, उसको भी गिफ्ट मिलता है, गवर्नमेंट को तो गिफ्ट ही गिफ्ट मिलता रहता है। अभी क्या ही बोले, रिसीव ग्रांट्स, फॉरेन गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशनल जनरल इन स्पेसिफिक पर्पसेस, फॉरेन एड हैज़, फॉरेन से कुछ ना कुछ ऐसा तोहफा मिल जाएगा भाई, लो खुश रहो। अभी एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस, कोई संधि बन जाएगी, चलो इंडिया ने बोले कि हम आपसे हाथ मिलाते और कुछ मिल के कोई काम करते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू अनसर्टेन इन नेचर। स्पेशल लेवीज, ये लेवीज का मतलब कुछ ऐसे सुविधाएं हो जाएंगी ऑन दोज कमोडिटीज़ पे छूट मिल जाएंगी, कंजम्पशन ऑफ विच इज़ हार्मफुल, मतलब टू हेल्थ। लेवीज, स्पेशल लेवीज जो हार्मफुल तो है हेल्थ के लिए और वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन, लाइक फाइन्स एंड पेनल्टीज। द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न इनकम बट टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज बाय द सिटीजन, ताकि सिटीजन वो हार्मफुल एक्टिविटीज़ को ना, कमोडिटी को कंज्यूम ना करे, उनको डिस्करेज करने के लिए ये किया जाता है, जैसे कि वाइन, ओपियम एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स। बोरोइंग्स की बात करें, गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड्स, ऑल्सो गेट्स लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल सच एज IMF, वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा। गवर्नमेंट है वो बोरो करती है लोगों से, डिपॉजिट लेती है, बॉन्ड्स लेती है, फॉरेन गवर्नमेंट से भी लेती है, IMF, ये वर्ल्ड बैंक जो है ये लोग का यही काम है। और फिर लोन आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट्स इन मॉडर्न टाइम। बाहर से पैसे लो, फिर उसको देश में बांटो लोन पे, यहाँ से भी कमाओ वहाँ से कमाओ। तो ये वर्ल्ड बैंक और IMF का यही काम है मोस्टली, इन लोगों का और भी बड़ी बहुत सारी ड्यूटी, बट एक हिसाब से इसका एक्सप्लेनेशन में जितना बता रहा है उसके हिसाब से मैं आपको इन डिटेल में बता दे रहा हूँ कि क्या है वो चीज़। अब ये टर्म तो बहुत ही बड़ा टर्म है। ये इंडिया में आया था GST 1 जुलाई 2017 को। किसने लाया था? केलकर टास्क फोर्स। उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट पे, दोनों पे थोड़ा FRBM एक्ट के हिसाब से 2004 जुलाई के हिसाब से 101वां अमेंडमेंट लाए, कानून में बदलाव है एक्ट 2016 और बना दिए भैया गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल GSTC।
अब इन्होंने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू, फाइनेंस मिनिस्टर, ईच आर इम्पोर्टिंग द काउंसिल टू, दोनों भाई मिलजुल के मिली भगत है, चलो भाई मिलजुल के हम लोग काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास। में एक रिकमेंडेशन ऑफ जो जीएसटी रेट्स पर एग्जाम्पशंस क्या देना चाहिए, छूट कितना देना चाहिए, जीएसटी डिफरेंट एक्साइज सेल्स क्या होना चाहिए, सब कुछ। टैक्स इम्पोज सिंगल लेवी, मैन्युफैक्चर सेल प्रोडक्ट इट इज़ कम्प्रिहेंसिव टैक्स। अभी अलग अलग टैक्स नेशन वाइड जो चल रहा है तो उसको एक साथ में जोड़ दो, बड़ी जीएसटी बना दो, चलो रिप्लेस कर दो सीधे, लेविड कलेक्टेड सेंट्रल स्टेट सच एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, ताम झाम जो था सबको एक ही साथ में बोल दिया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जो था इंटर स्टेट इम्प्लाइज ऑन बोर्ड गुड्स एंड सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट का सीन है तो भैया CGST एक्ट लगेगा, विच इज गवर्न बाय CGST एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई तो CGST एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट का तो आ गया तो SGST एक्ट। दिस टैक्स इज रिसीव्ड बाय स्टेट, इसको स्टेट गवर्नमेंट ही रिसीव करेगा और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगा। गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, मैन्युफैक्चर हो रही है, दैट्स ऑल। इंटीग्रेटेड में वो क्या हो गया कि यहाँ पर जो टैक्स है IGST इसका टर्म हो गया, इसमें बोला कि जो भी इंटर स्टेट सप्लाईज हो रही गुड्स एंड सर्विसेज की विच इज विल बी गवर्न बाय IGST एक्ट। इंटर स्टेट में कंपेंसेशन पार्ट, लॉस ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, अब फायदा भी है ताकि इससे क्या होता है अनफाइड कॉमन नेशनल मार्केट फॉर इंडिया। अब नेशनल मार्केट बन जाता है इंडिया के लिए, भाई चलो हमारे सभी की बिजनेस भले अलग अलग से लेकिन हमारा टैक्स सिस्टम एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन ग्रो टुगेदर। तो इस तरीके से expected unfired common market in India, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, मेक इन इंडिया कैंपेन चलाए गए, लॉस प्रोसीजर एंड रेट्स एंड टैक्सेस बढ़ गए, एक्सपोर्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ने लगी, इंप्रूवमेंट हुआ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट ऑफ द कंट्री, सिंप्लीफाइंग द टैक्स सिस्टम। लाइक पब्लिक डेट क्या होता है, लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल, गवर्नमेंट जो होता है उसको भी चाहिए, उसको भी लोन उठाना रहता है, तो लोग क्या करते हैं लोन उठाते हैं कॉमन एक्टिविटी के लिए। और गवर्नमेंट क्या करती है, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू, खर्चा ज्यादा ही रहता है और कमाई कम रहती, तो इसके लिए पब्लिक डेट पॉलिसी उन्होंने बना के रखी है। गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक फाइनेंस में। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट्स। अब दो टाइप के पब्लिक डेट होते हैं, एक होता है पब्लिक डेट लेने का कर्जा होता है, वो कर्जा लेने का तरीका होता है इंटरनल डेट। गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है सिटीजन से, बैंक से लेगी, सेंट्रल बैंक से लेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगी, बिजनेस हाउसेस से लेगी, विद इन कंट्री, कंट्री में ही अपने देश के अंदर ही लोन ले लेती है, वो हो जाता है इंटरनल डेट। एक्सटर्नल डेट में हो जाता है कि मतलब जब कभी भी गवर्नमेंट बोरो करती है, फॉरेन गवर्नमेंट फॉरेन बैंक्स से लेती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लेती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेती है, किसी भी तरह की मदद, पैसे की मदद वर्ल्ड बैंक से लेती है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। अब ये टेबल शो कर रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल डेट के बीच में डिफरेंस क्या है। इंटरनल डेट मतलब विद इन इकोनॉमी और ये आउटसाइड ऑफ द इकोनॉमी। ये वॉलंटरी होता है, कंपलसरी, ये भी वॉलंटरी होता है। डोमेस्टिक करेंसी होती है, इसमें फॉरेन करेंसी आती है, विदेशी मुद्रा। कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होता है, मोर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होता है, बट अभी जो विदेश से पैसा मांगा रहे हो। फिस्कल पॉलिसी क्या बोलती है, टैक्सेशन पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब हो जाता है कि ये वो पॉलिसी है जिसकी मदद से गवर्नमेंट एडजस्ट करता है कि वो
स्पेंड कितना करेंगे, खर्च कितना करेंगे, और उनका टैक्स रेट क्या होगा, जो कि नेशन की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करेगा। इट डील्स विद पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेट। ठीक है, इन शॉर्ट फाइनेंशियल पॉलिसी इंप्लीमेंट की गवर्नमेंट ने, फाइनेंशियल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी कि भाई कितना अपन खर्चा करेंगे, कितना कमाई होगी, इसके हिसाब से कितना फिस्कल पॉलिसी होना चाहिए। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चलना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब, डेट पॉलिसी भी गवर्नमेंट की, तो इसके लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया है। इसमें प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन होता रहता है, गवर्नमेंट बजट का बनता रहता है, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री भी पता करते रहते कि भाई देश अपना कहाँ तक पहुंचा, क्या विकास का स्टोरी क्या चल रही हुई है, कितनी प्रगति हुई, कितनी उन्नति हुई, एवरीथिंग। गवर्नमेंट का बजट जो होता है, बजट हर साल आता है। देखो, बजट एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, थ्रू विच फाइनेंशियल अफेयर्स एंड स्टेट आर रेगुलेटेड। ये बजट भी डिसाइड करता है कि भैया क्या दाम चलेगा। जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये शो करती एक्सपेक्टेड रिसीप्ट प्रपोज टू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर। इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का होता है, आर्टिकल 112 के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, हर एक बजट है, 7 बजट डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस इन इंडिया। बजट जो है, ये वर्ड कहाँ से आया, ये आया था बोजेटे, इसका मतलब होता है बैग यानी कि वॉलेट कंटेनिंग फाइनेंशियल प्रपोजल। एक ऐसा बैग जिसमें फाइनेंशियल प्रपोजल हो। ठीक है, अब ये रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। सेंट्रल बजट में रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, इन डिटेल में देखते हैं सेंट्रल रेवेन्यू बजट क्या होता है। रेवेन्यू बजट रेवेन्यू बजट और इन डिटेल में देख लेते हैं लोग। ठीक है, रेवेन्यू बजट सबसे पहले रेवेन्यू बजट बोलता है कि कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू, कितना कमाई हो रहा है, रिसिप्ट कितना हो रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है गवर्नमेंट का। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, वो टैक्स या नॉन टैक्स के फॉर्म में जो भी रेवेन्यू आया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मतलब क्या हो गया, अपन ने जितना भी इंटरेस्ट पे किया, गवर्नमेंट ने जितना भी लोन वगैरह लिया है किसी से, तो उस पर कितना टैक्स पे किया, सब्सिडी क्या दिया, किसानों को कुछ छूट वगैरह दिया गया, ये सब की चीजें। कैपिटल बजट में क्या आ गया कि कैपिटल बजट कंसिस्ट कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल रिसिप्ट जितना भी है, गवर्नमेंट का लोन जितना भी है पब्लिक के लिए, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, लोन्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ये सब तामझाम जितना है, अदर फॉरेन बॉडीज, स्टेट डिपॉजिट फंड, स्पेशल डिपॉजिट फंड, ये सब जो हो गया कैपिटल बजट हो गया। ठीक है, कैपिटल पेमेंट्स का मतलब होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस डेवलपमेंट। अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा ही, गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्ट करेगी तो उसको लोन लेना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट लोन लेती है गवर्नमेंट कंपनी से, कॉर्पोरेशन से, अदर पार्टी से। इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट डिफेंस पे सेना वगैरह पे खर्चा किया, जनरल सर्विसेज पे खर्चा किया। टाइप्स ऑफ बजट में आ गया, बजटरी प्रोविजंस के हिसाब से बजट जो है बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट बनाया। सर बैलेंस क्या बोला, गवर्नमेंट ऐसा बजट बनाती है जिसमें एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू है एंड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का हर इक्वल, मतलब गवर्नमेंट का रिसीप्ट जितना कमाया है और जितना खर्चा किया, खत्म, जितना पाया और जितना दिया है, मतलब जितना खर्चा किया वो सब बराबर है, दे देंगे तो ये बैलेंस बजट है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बजट को किसने, इकोनॉमिक्स ने लाया था, जिसका नाम था एडम स्मिथ, इन्होंने लाया था। और ये न्यूट्रल, इट इज नो इफेक्ट, इस पे वर्किंग इकोनॉमी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं करता क्योंकि बैलेंस है ना। और इन्होंने बताया कि बैलेंस बजट में नॉट ऑलवेज भी सुटेबल, हमेशा नहीं होता है। और जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, हर वेलफेयर इंटाइटल्स एंड हेंस दे कैन नॉट कीप देयर एक्सपेंडिचर इन द लेवल ऑफ देयर रिसीप्ट्स।
अभी सरप्लस बजट की बात करें तो ये बोलता है कि एक्स्ट्रा बजट, यहाँ पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट का रिसीप्ट ज़्यादा हो, गवर्नमेंट ने कमाया ज़्यादा हो, पाया ज़्यादा हो, और एक्सपेंडिचर कम हो। एंटिसिपेट गवर्नमेंट रिसीप्ट इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये हो जाता है सरप्लस बजट। ये यूजफुल होता है इन्फ्लेशन पीरियड में, बहुत ही मददगार साबित होता है। भाई चलो बजट ठीक ठाक चल रहा है तो ठीक है भाई। प्राइसेस कभी भी बढ़ सकती है, टेंडेंसी टू बी चेंज, तो इंटरेस्ट और टू दोस्त जो उसको ध्यान में रखना है भाई, ये बात को ध्यान में रखना कि भैया फिक्स्ड इनकम पे प्राइसेस बढ़ने नहीं चाहिए, लोअरिंग द प्राइस उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है सरप्लस बजट का, ताकि टैक्स जो है इंक्रीज कर दिया जाता है, रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का रिड्यूस कर दिया जाता है, परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जो है विल फॉल, लीडिंग टू डाउनवर्ड मूवमेंट इन द प्राइस लेवल, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर ये डालते हैं और कंट्रोल किया जाता है। सरप्लस बजट है वो शुड नॉट बी यूज्ड इन द सिचुएशन ऑफ अदर इन्फ्लेशन, इट मे बी लीड अनएम्प्लॉयमेंट, अभी इन्फ्लेशन से अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। डेफिसिट बजट की बात करें, बेरोजगारी भी बढ़ सकती है भाई इससे। डेफिसिट बजट मतलब वो बजट होता है जिसमें एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट रिसीप्ट है वो कमाई कम हुई है, आया कम है, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया है इन्होंने, रिसीप्ट इज लेस देन एक्सपेंडिचर। ये डेफिसिट बजट है, ये प्रूफ करता है कि भैया कि डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, हम ठीक ठाक नहीं कर पा रहे थे, और जिसकी वजह से बहुत सारी बेरोजगारी आ गई है, और इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है, बोरोइंग मनी भी हो गया है ज़्यादा, और एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंकरेज फर्दर इन्वेस्टमेंट। अब डेफिसिट बजट मोस्टली कॉमन इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी, जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना पॉलिसी वगैरह चेंज करेगी, भाई क्या करना चाहिए, तो इसमें डेफिसिट बजट मोस्टली हमारे यहाँ पर आते रहता है इंडिया में, क्या ही कहना। इंपॉर्टेंस ऑफ बजट की बनाना जरूरी है कि भैया, ताकि लोगों को इकोनॉमी के बारे में जनरल इफेक्ट्स पता चलते रहे। क्या जैसे नंबर ऑफ वेज है, टैक्स ऑफ इंटरेस्टिंग ऑफ एनी बजट, जो टैक्स है वो डिटरमाइन करता है बजट की मदद से। द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम टैक्स पेयर्स डिपेंड्स ऑन द टैक्स रेट्स प्रेजेंटेड ऑन द बजट, इन द बजट, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अलग अलग है, जैसे कि डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ पे कितना खर्चा हो रहा है, सब कुछ टैक्स के माध्यम से ही होता है। टाइप्स ऑफ सिटीजन, ओवरऑल इकोनॉमी, ये सब जो बजट का बहुत ही बड़ा रोल होता है इसमें, बिकॉज गवर्नमेंट क्या करता है कि मीडियम चीज बना के रखता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज की मदद से, क्योंकि बजटरी एक्शन चलता रहे और गवर्नमेंट अफेक्ट करे प्रोडक्शन, साइज और डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल सोर्सेस ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस और भी बढ़ गया मॉडर्न इकोनॉमी में, अंडरगॉन विद इमेंस चेंजेस। अब आने वाले 100 साल में तो क्या से क्या हो जाने वाली दुनिया। तो चलिए यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, अरे सब्सक्राइब कर लो मेरी जान, कितना समय लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। सब्सक्राइब करके रेड कलर का बेल आइकन दबा दो, आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है, भर भर के वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, प्यार दो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।